नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं में अपन ने अशांत, शांत और अशांत संख्याओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कौन सी संख्याएं सम संख्याएं, इवन नंबर। कौन सी संख्याएं सम संख्याएं, इवन नंबर। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। किससे? दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं, देखिए। हाँ जी दोस्तों, आपने कहा, जैसे सामने आया 76। आप मुझे बताइए, क्या ये 76 दो से विभाजित होता है? सर बिल्कुल होता है। डिवाइड कीजिए, कितने टाइम होता है? हाँ जी साहब। भाग दीजिए, या तो आप ऐसे भाग देते हैं, ये लो, कितनी बार जाता है भाई? 3 बार। कितने आएंगे? 6। रिमाइंडर कितना? शेषफल 1 उतारा 6 उतारा, भाग कितनी बार? 8 बार। हाँ जी साहब, कितने आए? 16। शेषफल 0। जिसमें 2 का भाग देने पर शेषफल बेटा 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो ये कौन सी सम संख्या, कौन सी संख्या है? सम संख्या है। भाग देने पर कितना आया? 38 आया, यानी 2 का भाग पूरा पूरा हुआ। पूरा पूरा जाने का मतलब क्या है? शेषफल का 0 आना। कोई भी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित कब होती है? जब उसमें भाग देने पर क्या आए? शेषफल 0 आए। और शेषफल जब 0 आए तो वो संख्या क्या कहलाती है? शेषफल 0 आ गया मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, तो संख्या क्या कहलाई? सम संख्या कहलाई। दोस्तों मुझे इसी प्रकार बताइए, मैं कहूं आपको कि आप बताइए 4 में 2 का भाग दें, जो 4 है वो सम है कि विषम? तो आपने 4 में 2 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और जब भाग देंगे, देखो 4 में अगर मैं भाग दूं 2 का तो कितनी बार जाता है? 2 बार। कितने आते हैं? 4। तो बताओ शेषफल क्या आया? 0। जब शेषफल 0 आया, इसका अर्थ क्या निकला? कि भाग पूरा पूरा जा रहा है। क्या? भाग पूरा पूरा जा रहा है, अर्थात 4 भी क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। दोस्तों ध्यान से सुने, मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए और लेता हूं, ध्यान से सुने, एक एग्जाम्पल आपके लिए और लेता हूं और समझाता हूं आपको। ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। हाँ जी साहब, मैंने एक नंबर लिया आपके सामने। क्या नंबर लिया बेटा? ध्यान से सुने, मैंने नंबर लिया 7। क्या 7 एक सम संख्या है या विषम है? ध्यान से सुने, आप मुझे बताओ, 7 में आप 2 का भाग दोगे जी, मैंने ये लिखा 7 और भाग दिया मैंने 2 का, 3 बार जाएगा, 6 आ जाएंगे, शेषफल कितना? 1। तो क्या भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं, क्योंकि शेषफल जब 0 आता तब मानते कि भाग पूरा पूरा जा रहा है। यहां तो शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और शेषफल 1 आने के मतलब भाग पूरे पूरा नहीं जा रहा, यानी ये संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। और जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो वे संख्याएं सम संख्याएं नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? सम संख्याएं नहीं हो सकती, अर्थात 7 सम संख्या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन सी सम संख्याएं होती है आपके सामने उपस्थित करते हैं, जो संख्याएं सामने होती हैं उनको लेके आते हैं। देखिए, हाँ जी साहब, मुझे ये बताइए, एक लिखा मैंने 2, इसके आगे चला मैं 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, ये जो भी संख्याएं हैं सब की सब कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। रह जाएगा बेटा ध्यान में। हाँ जी साहब, बेटा आप सोच रहे होंगे 0 कौन सी संख्या है? 0 भी क्या है? सम संख्या है। दोस्तों ध्यान रखिए, 0 भी क्या है? सम संख्या। क्लियर है क्या? और वैसे भी मैं आपको एक मेथड बताता हूं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ी जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? सम संख्या ही आता है। क्या आता है? सम संख्या ही आता है। अगर किसी को चेक करना हो तो आप ऐसा भी ध्यान रखें। हाँ जी साहब, दूसरी बात सुने, अगर किसी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ी जाए, विषम संख्या जोड़ी जाए तब भी रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? विषम आता है। अरे क्या आता है प्यारे बच्चों, बताइए जल्दी से। सम में सम जोड़ा सम आएगा, विषम में विषम जोड़ा सम आएगा। सॉरी, विषम में विषम जोड़ा क्या आएगा? सम आएगा। दोस्तों क्या आएगा? सम आएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या आएगा? सम आएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी बेटा, ध्यान देना, अगर विषम संख्या में सम संख्या जोड़ी जाए
तब रिजल्ट हमेशा क्या आता है, विषम संख्या आता है। अर्थात दो समान संख्याएं जोड़ी जाएं तो रिजल्ट हमेशा सम आएगा, और दो असमान संख्याएं जोड़ी जाएं तो रिजल्ट क्या आएगा, विषम आएगा। अर्थात समान और असमान का मतलब, अगर दोनों ही सम हैं तो जुड़ने पर सम देगी, दोनों ही विषम है तब भी जुड़ने पर सम देगी, परंतु दोनों में से एक विषम और एक सम है तो रिजल्ट क्या देगी, विषम देगी। एग्जाम्पल आपके सामने लेके आता हूं प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। हाँ जी साहब, इसी मेथड को अप्लाई करने के लिए मैंने नंबर लिया एक 4। अब देखो 4 क्या है सर, सम है, बिल्कुल, और 6 भी क्या है, सम है। तो 4 और 6 जोड़ने पर अपने को मिला 10, और 10 क्या आया, सम आया। यानी सम में सम संख्या ऐड की, सम में सम जोड़ दिया तो रिजल्ट क्या मिला अपने को, सम संख्या मिला। क्या मिला दोस्तों, सम मिला। और दूसरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने एक विषम संख्या लेता हूं समझाने के लिए, जैसे विषम लेता हूं मैं 3, और इधर भी विषम लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना, 5। अब बताओ 3 भी विषम है और 5 भी विषम है, विषम में विषम जोड़ दी तो 3 और 5 कितने आई दोस्तों, 8 आई। कितनी आई, 8 आई। यानी दोनों विषम संख्याओं का योग जो निकल कर आया वो क्या था, 8 था। अर्थात 8 क्या है, सम है। यानी दो विषम संख्याएं जोड़ने पर भी क्या मिली हमें, सम संख्या मिली। क्या मिली दोस्तों, सम संख्या मिली। अब देखिए एक सम और एक विषम, विषम में तो लिया मैंने 3 और सम में लिया कितना, 4। इन दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट आया कितना, 7। अब मुझे बताइए 7 विषम थी कि सम, सर विषम थी। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, विषम में जब सम जोड़ा जाता है, एक संख्या सम और एक विषम जोड़ी जाती है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, विषम आता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे सुने ध्यान से। अब आप कहोगे सर जीरो समय की विषम, तो देख लीजिए ना आप ध्यान से, मुझे बताओ ये जीरो अगर विषम होता तो मैं इसमें जोड़ता। ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां विषम होता, विषम मान के चलता तो इसमें जोड़ता, तो 0 और 4 क्या आ रहा है, 4। और क्या 4 विषम है, नहीं है। अर्थात 0 विषम नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें, हमेशा 0 क्या है, एक सम संख्या है। क्लियर है क्या। तो बताओ सम की डेफिनेशन क्या थी, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट में। हाँ जी साहब, सम के बाद देखो नंबर आया विषम का। किसका नंबर आया, विषम का। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट, बिल्कुल। हाँ जी साहब, ये लो कौन संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। दोस्तों विषम संख्याएं कौन सी हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर्स या वे संख्याएं जो 2 से पूरे पूरे विभाजित नहीं होते। अर्थात एक ही डेफिनेशन से काम चल रहा है, जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो वे तो कहलाते हैं सम, और जो 2 से पूरे पूरे विभाजित नहीं हो वे क्या कहलाते हैं, विषम कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। देखिए दोस्तों डेफिनेशन में लिखा हुआ आपके सामने, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था आपको 3। क्या 3 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है क्या, अरे 2 में 2 का भाग 3 में दे तो 1 बार जाएगा, शेषफल क्या आएगा सर, 1 आएगा। अर्थात तो वे संख्याएं जिनमें अपन 2 का भाग दें और शेषफल 0 नहीं आए, शेषफल क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, बाकी जो शेषफल देती हैं वे संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं। और ये 2 से पूरी विभाजित नहीं हुई तो 3 1 क्या है सर, विषम संख्या है। क्या है, 3 1 विषम संख्या है। देखिए दोस्तों और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा 3, 3 के बाद नंबर आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों बताइए, 5 के बाद आएगा दोस्तों 7, 7 के बाद क्या आएगा बताइए 9, 9 के बाद 11। तो ऐसे संख्याएं चलती रहेंगी, संख्याएं अनंत तक चलती रहेंगी। ये सब संख्याएं हैं, ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्याएं। क्लियर है क्या दोस्तों। तो आपने देखा सम और विषम क्या थी, क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट संख्याओं का जो अध्ययन करते हैं वो सामने लाते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सी संख्याएं देखिए, हाँ जी ये आ गई अभाज्य संख्याएं। अरे कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अब बताइए अभाज्य क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होता है भाई, वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अलावा, मतलब 2 ही संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से विभाजित, किसी तीसरी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो।
तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो वे कहलाती है अभाज्य। और दोस्तों इसी तरह एक भाज्य बनती है, इसके आगे आएगी भाज्य, और भाज्य में अपन समझेंगे क्या कह रहा है। जो स्वयं यानी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं। तीसरी संख्या की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी की बात नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों। जो तीसरी से विभाजित नहीं हो, दो से तो होगी, दो कौन सी, एक स्वयं और एक एक। हर संख्या एक से विभाजित होती है, आप जानते हो बिल्कुल। तो इन दो को छोड़कर तीसरी से विभाजित नहीं हो, अगर विभाजित होती है तो भाज्य हो जाएगी, और विभाजित नहीं होगी तो क्या कहलाएगी बताइए, अभाज्य। क्या कहलाएगी, अभाज्य। प्राइम नंबर। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल आपके सामने, मुझे ये बताइए 3 एक ऐसा नंबर आपके सामने जो या तो 3 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। क्या किसी तीसरी अन्य संख्या से डिवाइड होता है क्या? अरे किसी तीसरी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है क्या? सर नहीं जाता। तो 3 क्या है सर? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो मुझे 2 के बारे में बताइए। 2 में या तो स्वयं का यानी 2 का भाग जाएगा या फिर किसका जाएगा, 1 का जाएगा। क्या किसी तीसरी अन्य संख्या का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आगे चलिए, आगे देखो 3 के बाद क्या आएगी सर? 5 आएगी। आगे चलते हैं सर, 7 आएगी। अब देखो दोस्तों आप सोच रहे हो सर आपने 4 नहीं लिखा, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भी जाता है। 3 संख्याओं का भाग चला गया। कितनी का? 3 का चला गया। और मैंने कहा 2 के अलावा तीसरी का नहीं जाना चाहिए, और 2 भी कौन सी, स्वयं और 1 के अलावा। क्लियर है क्या? यानी जिसके गुणनखंड में 1 और स्वयं के अलावा कुछ नहीं आता हो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्याएं कहां से, 2 3 5, तो 5 7 आगे चलेंगे दोस्तों, 11 हो गई, आगे चलती रहेंगी, 13 हो गई, चलती जाएंगी ये। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, सबसे छोटी। दोस्तों नोट कर लेना ये पॉइंट, एक पॉइंट नोट कर लेना ये पॉइंट नंबर 1 आराम से नोट कर लेना। सबसे, अरे क्या सबसे छोटी, अरे क्या छोटी, सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या? कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। रह जाएगा ध्यान में, रह जाएगा ध्यान में। और एक चीज और सुने, एकमात्र सम संख्या सबसे छोटी या सबसे बड़ी बोले, परंतु जहां नाम आ जाए सम का, तो सम संख्या एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है, और वो कौन सी है? 2 है। अब बताओ एकमात्र संख्या है, वो क्या छोटी और क्या बड़ी? बोल दे सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो 2 होगी। बोल दे सम संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो भी 2 होगी, क्योंकि जिसके संतान ही 1 हो उसके कौन सा छोटा लड़का और कौन सा बड़ा, मतलब कौन सी छोटी संतान और कौन सी बड़ी? एक ही संतान तो वही बड़ा और वही छोटा। तो सम संख्याओं में एक ही एकमात्र संख्या है 2, जो क्या है? जो क्या है बताइए जल्दी से? अभाज्य संख्या है दोस्तों। क्या है? अभाज्य संख्या। और दूसरी बात सुनिए, 2 के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी 2 है। सम का नाम आए तब भी, और विषम ऐसा बोल दे डायरेक्ट, सम नहीं बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी 2 है। परंतु ऐसा बोल दे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो कौन सी है? 3 है। दोस्तों जो 3 है वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि इससे पहले कोई भी छोटी विषम संख्या अभाज्य नहीं है दोस्तों। इसके पहले कोई भी 2 से स्टार्ट होती है ये। नेक्स्ट देखो दोस्तों, आप अभी समझ रहे थे इसी चीज को, मैं आगे लेके चलता हूं आपको, बड़े ध्यान से देखिए। ये संख्या आई भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। दोस्तों अब यहां भाज्य और अभाज्य दोनों समझ में आएंगे आपके। क्लियर है ना? रेडी हैं आप? बिल्कुल रहना। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कौन सी भाज्य संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। किसी अन्य संख्या तीसरी संख्या से विभाजित हो जाएं, वे क्या कहलाती हैं? भाज्य। अरे एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी से विभाजित हो जाएं तो भाज्य कहलाती हैं, और विभाजित नहीं हो तो क्या कहलाती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, देखिए मैंने नंबर लिया 4, 4 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। तो कितनी संख्याओं का भाग जाता है सर? 3 का। इसमें 1 और 4 तो स्वयं है, और तीसरी संख्या के रूप में क्या आ गया? 2 का। किसी अन्य संख्या का 2 का भाग जाता है, तो भाज्य संख्या क्या हो गई सर? 4 हो गई। 4 के बाद जो भाज्य आएगी वो क्या होगी? 6। 6 में 1 का भाग जाएगा, और किसका जाएगा? 2 का जाएगा, और 3 का जाएगा, और 6 का जाएगा। 6 के बाद चलो आगे, 6 के बाद सर 8 होगी। 8 के बाद चलो आगे सर,
8 के बाद 9 होगी। सर 9 क्यों? अरे 9 विषम तो है परंतु भाज्य भी है, क्योंकि इसमें 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 9 का भी जाएगा, तो तीसरी अन्य संख्या का भाग जा रहा है किसी अन्य, स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है। जब किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो ये कौन सी संख्या हो गई? सर ये भाज्य संख्या हो गई। कौन सी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। क्लियर है क्या? बिल्कुल। 9 के बाद देखिए 10, 10 भी एक भाज्य संख्या है। क्यों? सर इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का भी जाता है। क्लियर है? 1 और स्वयं के अलावा तीसरी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या है? सर ये भी भाज्य संख्या है। 10 के बाद देखिए 12 आ गया, 12 के बाद 14 आ गया, ऐसे चलती रहेंगी। क्लियर है क्या? बस समझने लायक क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। आपके दिमाग में आएगा सर इससे पहले 3 भी आया था, 2 भी आया था, 1 भी आया था, परंतु 3 तो क्या है? अभाज्य है। 2 भी क्या है? अभाज्य है। आपके दिमाग में सर 1 क्या है? दोस्तों मैंने तीसरी अन्य संख्या की बात की और यहां 2 ही संख्याओं का, इसमें तो 1 का ही भाग जाता है, 1 का, और कोई दूसरी संख्या ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना इंपॉर्टेंट के रूप में, पॉइंट नोट कर लेना इंपॉर्टेंट के रूप में। क्या लिखेंगे? सर 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जो 1 है यह ना तो क्या है? भाज्य है। बेटा क्या है? भाज्य है। और ना ही ये क्या है? अभाज्य है। क्या है बेटा? अभाज्य है। मतलब ये ना तो भाज्य में आता है और ना ही किस में आता है? अभाज्य में आता है। क्लियर है क्या बेटा? रह जाएगा ध्यान में। और 1 के बाद जो 2 आया वो अभाज्य में आ गया, 3 आया वो भी किस में आ गया? अभाज्य में आ गया। फिर नंबर आया 4 तो क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्लियर है बेटा? तो भाज्य अभाज्य क्लियर हो गई। बिल्कुल। तो चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं बड़े ध्यान से। हाँ जी साहब, नेक्स्ट आपके सामने आई सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। बेटा क्या नंबर है? को प्राइम। आप बड़े सोच रहे होंगे सर ये कौन सी संख्या है, तो बेटा बड़े ध्यान से समझेंगे इसको, बड़े ध्यान से समझेंगे, कई जगह काम आएगा, ये रह जाएगा ध्यान में। देखो क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का ऐसा युग्म, यानी 2 संख्याएं होनी चाहिए और उनका जोड़ा होना चाहिए। युग्म को क्या कहते हैं? जोड़ा। तो 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF। महत्तम समापवर्तक का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, रह जाएगा में। महत्तम समापवर्तक 1 हो, क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। देखो अगर इस लैंग्वेज से नहीं समझो तो लैंग्वेज दूसरी लिख रखी है मैंने आपको समझाने के लिए। क्या है? अर्थात जिन 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड यानी फैक्टर, कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल 1 हो। उभयनिष्ठ केवल क्या हो? 1 हो। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। देखिए फिर से डेफिनेशन समझाने के लिए आपके लैंग्वेज में, ऐसे 2 नंबर या जोड़े मतलब युग्म। बात समझ में आ गई? ऐसे 2 नंबर या जोड़े जो केवल 1 ही से विभाजित होते हो। किससे? केवल 1 से, 1 ही से विभाजित होते हो, क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा, एक नंबर लिखा 5 और एक नंबर लिखा 6। मुझे बताओ इसमें 1 का भाग 5 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, परंतु ऐसा कोई नंबर है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए? सर कोई नंबर नहीं है। जब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो फिर इनका ये गुणनखंड केवल कॉमन गुणनखंड क्या है? 1 ही है। और अगर इनका गुणनखंड केवल 1 ही है, और देखो ध्यान से सुनना, जो 1 ही गुणनखंड होता है उसे ही कहते हैं अपन HCF। क्या कहते हैं? HCF, यानी ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जाए और बड़ी से बड़ी वह संख्या। सब HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी वह संख्या, कॉमन संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 1 का ही भाग जाता है, 1 के अलावा किसी संख्या का भाग ही नहीं जाता इन दोनों में, तो कॉमन नंबर तो यही है। हाँ जी साहब, सर यही है। तो फिर देखो एक HCF हो गया इनका, और ये जो जोड़ा है, ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर कौन से हैं? अरे कौन से हैं? को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं। क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं दोस्तों। मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे 2 और 3 लिया, तो इन दोनों में किसी का 1 का तो भाग जाएगा। या मैंने नंबर लिया 25 और 26, इनमें भी भाग किसका जाएगा? सर 1 का ही जाएगा, क्योंकि 25 में बिल्कुल 5 का भाग जाता है, मैं मानता हूं आपकी बात, परंतु क्या 5 का भाग 26 में जाता है? सर नहीं जाता। 26 में 2 का भाग जाता है, 13 का भाग जाता है, तो इनमें नहीं जाता।
तो एक ही ऐसा नंबर है जिसका भाग दोनों में जाता है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक। और जिनका कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ एक आए, वे दोनों संख्याएं आपस में एक जोड़ा बनती हैं और जोड़े का नाम क्या हो जाता है, सह अभाज्य संख्याएं हो जाता है। क्या हो जाता है, सह अभाज्य संख्याएं हो जाता है। क्लियर है क्या, को प्राइम नंबर हो जाता है। तो समझ में आ गई सह अभाज्य कौन सी होती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट चीज को। हाँ जी साहब, ध्यान से समझना। अब अभी अभी आपने नाम लिया सर एचसीएफ का, किसका नाम लिया, एचसीएफ का। तो दोस्तों दो चीजें हैं यहां, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एचसीएफ को आप बोलते हो मैं से पे, और एलसीएम को बोलते हो ले से पे। रह जाएगा ध्यान में, लैसे पे और मैसे पे। दोस्तों ये भी दो चीजें होती हैं जिनको अपने को समझना है, तो आज ही इनको क्यों ना समझ लिया जाए। तो सामने पहले अपन देखते हैं मैसे पे और लैसे पे। यानी मैसे पे की फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक, रह जाएगा ध्यान में, और लैसे पे की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्त्य। दोस्तों दोनों में ध्यान रखना, एक में आता है वर्तक और एक में आता है वर्त्य, बड़े ध्यान से समझने की चीज है। चलो पहले अपन समझते हैं एलसीएम। क्या समझते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम। दोस्तों देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, लघुत्तम समापवर्त्य। दोस्तों यहां क्या आया, वर्त्य, जबकि एचसीएफ में क्या आएगा, वर्तक आएगा। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कई लोग इसको लॉएस्ट भी बोलते हैं। रह जाएगा ध्यान में, लॉएस्ट यानी छोटे से छोटा, ठीक है, लॉएस्ट यानी छोटे से छोटा, कॉमन समझ गए उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब गुणज, ऐसा गुणज जो कॉमन हो और छोटे से छोटा भी हो। देखो डेफिनेशन समझते हैं, वह छोटी से छोटी, अर्थात छोटी का मतलब न्यूनतम, छोटी का मतलब न्यूनतम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो। दो या तीन अधिक संख्याएं दे दी जाएं तो उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह कहलाती है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या कहलाती है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। जैसे मैंने दो नंबर लिए, एक लिया 12 और एक लिया 18। क्या लिया, एक लिया 12 और एक लिया 18। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, देखो मल्टीपल लिखा हुआ है दोस्तों, यानी गुणज लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले 12 के भी गुणज करोगे और 18 के भी करोगे। तो मैंने लिखा, देखो दोस्तों यहां 12 के गुणज लिखता हूं। चलो एक बार मैं इधर से हटा के इधर लिखता हूं समझाने के लिए। दोस्तों मैंने लिया 12 और एक लिया 18, 12 के गुणज और 18 के गुणज, ध्यान से लिखता हूं। दोस्तों ध्यान देना, आप भी समझना साथ साथ में। हाँ जी साहब, 12 के गुणज में सबसे पहले गुणज यानी पहली संख्या क्या है गुणज के रूप में, 12 ही है। 12 को एक बार गुणा करें तब 12 आता है। इसके बाद जो गुणज आएगा वो क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि 12 को 2 से गुणा करें। समझ जाओ दोस्तों, पहाड़ा बन रहा है, टेबल बन रही है आपकी। हाँ जी 12 की टेबल बन रही है। इसके बाद 3 से गुणा करें 12 को तो क्या बनता है, 36 बनता है दोस्तों। फिर क्या बनता है, 48 बनता है दोस्तों। फिर क्या बनता है, 60 बनता है। फिर क्या बनता है, 72 बनता है। फिर क्या बनता है, 84 बनता है। तो ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी दोस्तों ये। ऐसे 18 के गुणज देखो सर, 18 का पहला गुणज खुद 18 है, फिर कौन सा है, फिर 36 है, फिर कौन सा है, फिर 54 है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, फिर कौन सा है सर, 72 है। तो ऐसे ये भी चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अब मुझे बताइए, इसने बोला सर लॉएस्ट यानी छोटे से छोटा और कॉमन भी चाहिए। साहब अगर मैं लॉएस्ट देखूं और कॉमन देखूं तो बड़े ध्यान से देखना, सर लॉएस्ट में कॉमन क्या 12 18 दोनों में नहीं है, 24 है नहीं है, 36 इसमें भी है इसमें भी है। तो क्या इससे छोटा नंबर कोई कॉमन आया, सर नहीं आया। आगे चलो कॉमन और आएगा, देखो ये रहा 72 आया। क्या आया, 72 आया। तो सर 36 भी कॉमन है 72 भी कॉमन है, तो क्या एलसीएम क्या है, सर लोएस्ट की बात कर रहा हूं मैं। क्या 72 छोटा है, 72 से छोटा कौन है, 36 है। तो छोटा नंबर कॉमन 36 है, तो इसका एलसीएम क्या है, इन दोनों संख्याओं का। यानी मैं अगर ऐसा लिखूं, क्या लिखूं, 12 और 18 का एलसीएम क्या है, तो आप बोलोगे क्या है सर 36 है। तो एक चीज तो ये हो गई। बिल्कुल दूसरे तरीके से मैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और सिखाता हूं आपको एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो ध्यान से समझना। हाँ जी साहब, 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फिर से सीखते हैं अपन। देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। हाँ जी साहब, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड। तो साथ में ही करते थे दोनों के अभाज्य गुणन। तो बताओ कौन सी संख्या का भाग जाता है, सर 2 का भाग जाता है। कितनी बार, 6 बार। इसमें कितनी बार, सर 9 बार। अब बताइए कौन सी संख्या का भाग जाता है दोनों में, सर इनमें जाता है 3 का भाग, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। क्लियर है क्या। अब बताओ किसी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता।
तो भी इसमें भाग देंगे। पहले 2 का दे दिया, यहां 1 आया, फिर 3, यहां 3 में भाग देंगे तो 3 का 3 ही रह जाएगा। जिस संख्या में भाग नहीं जाए वो संख्या एज इट इज उतार देते हैं अपन। अब 3 का भाग देंगे, यहां भी 1 और यहां भी 1। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड थे, अभाज्य गुणनखंड, इनको मल्टीपल कर दो, यही एलसीएम कहलाता है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 3 36 हो गया। तो इन दोनों का मल्टीपल, इन सब का मल्टीपल करने पर क्या आया? 36 आया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बेटा? 36 हो गया। तो बात क्लियर है क्या? एलसीएम कैसे निकालते हैं? एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, और एक बेटा मैंने आपको कॉमन फैक्टर द्वारा, कॉमन मल्टीपल द्वारा भी समझाया। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से नेक्स्ट चीज समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। क्या एचसीएफ क्या होता है? बड़े ध्यान से समझना, एचसीएफ क्या होता है। ये रहा आपके सामने एचसीएफ। हाँ बेटा, रेडी हो जी? देखो क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, यहां पहले में वर्त आया था, इसमें वर्तक आ रहा है, बड़ा ध्यान देना। हाँ जी साहब, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और देखो, हाईएस्ट का एच लिया, कॉमन का सी लिया, और एफ का, फैक्टर का एफ लिया, तो ये बन गया एचसीएफ। इसी को कहते हैं मैसेप है। क्या कहते हैं? मैसेप है। दोस्तों ये क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी, देखो एलसीएम में था छोटी से छोटी, और यहां क्या आ रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपने 12 और 18 जो नंबर लिए थे, इनका आपने एलसीएम लिया था, वो तो आया था कितना? 36 आया था दोस्तों। कितना आया था? 36 आया था। और इसका मतलब था कि इन दोनों संख्याओं से वो विभाजित होता है, इन दोनों संख्याओं से वो विभाजित होता है। तो किसको विभाजित करते हैं? एलसीएम विभाजित होना चाहिए। क्या विभाजित होना चाहिए? एलसीएम। परंतु एचसीएफ क्या कह रहा है? एचसीएफ ये कह रहा है कि साहब दी गई दोनों संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं भी हो, ये दिए गई संख्याएं इस एचसीएफ से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। यानी एचसीएफ का जो मान आएगा उससे पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। क्लियर है क्या? इन दोनों में ये अंतर है। संख्याएं एलसीएम को डिवाइड करती हैं, जबकि एचसीएफ खुद संख्याओं को विभाजित करता है, डिवाइड करता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो बेटा एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी समझते हैं। देखो बड़े ध्यान से समझते हैं बेटा। हाँ जी, देखो मैंने लिखा 12 और 18। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां बोल रहा है कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। क्या? गुणनखंड। तो अब गुणनखंड करें दोस्तों, तो देखो 12 की अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे होती है, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, फिर भाग दिया 3 का, तो ये आ गया। तो 12 के जो गुणनखंड निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 निकले। ऐसे ही मैं अगर दोस्तों आपको समझाऊं कि आप गुणनखंड करें किसके, अभाज्य गुणनखंड करें किसके, सर 18 के करें, तो आप 18 गुणनखंड क्या बोलोगे? सर 2 का भाग जाता है 9 बार, 3 का भाग जाता है 3 बार, और फिर 3 का भाग जाता है 1 बार। तो इनके गुणनखंड निकल के आए 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है क्या दोस्तों? ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसको मैं आपके सामने समझाने के लिए कैसे, जैसे देखो ऑप्शन लेके आ रहा हूं कैसे कैसे। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सर 2 की पावर 1 है, यहां भी 2 की पावर 1 है। तो जब ऐसे गुणा में होते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? आधार समूह घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2 हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का भी, ऐसा आ जाए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितनी बार 5 है? 3 बार। तो 5 कितनी बार है? ऊपर पावर लगा दे, 3 बार है। तो यहां 2 कितनी बार है? सर 2 बार है। और 3 कितनी बार है? सर 1 बार है। कितनी बार है? 1 बार है बेटा। कितनी बार है? 1 बार है। बड़े ध्यान से समझना। हाँ जी साहब, ये 3 कितनी बार है? 1 बार है। और देखो दोस्तों यहां 2 कितनी बार है? सर 1 बार, तो पावर 1 हो गई। और 3 कितनी बार है? सर 2 बार, तो 3 की पावर कितनी हो गई? सर 2 हो गई। अब मुझे ये बताओ, इसने नाम तो दे दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, परंतु इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट का मतलब दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो बताओ इस 2 में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन आ रहा है क्या? सर जो कॉमन आता है वो इन दोनों में होना चाहिए। तो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आ रहा है? 2 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि जहां 2 की पावर 2 है वहां 2 की पावर 1 तो थी, तो 2 की पावर 1 कॉमन आया। और यहां देखो इसमें 3 भी है, इसमें 3 भी है, परंतु यहां 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या है बेटा? 3 की पावर 1 आया। इनको मल्टीपल करने पर कितना मिला? सर 2 इंटू 3 मल्टीपल करने पर 6 मिला। तो आप क्या कहोगे? एचसीएफ कितना होगा? 12 और 18 का, 12 और 18 का एचसीएफ किसका? 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा?
6 होगा दोस्तों। क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों? देखो अभी अभी आपने एलसीएम निकाला था, कितना आया था? 36 आया था, और 36 में 12 का भाग भी जाता है और 18 का भाग भी जाता है। अब देखो एचसीएफ कितना आया? 6। और मैंने कहा था एचसीएफ का भाग संख्याओं में जाना चाहिए, तो बताइए 6 का भाग 12 में जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। क्या 6 का भाग 18 में जाता है? सर बिल्कुल जाता है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? बताइए जल्दी से, कितना हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? 6 हो गया। तो दोस्तों आपने एलसीएम भी समझा, एचसीएफ भी समझा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। क्लियर है क्या? अगर एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया तो दोस्तों एचसीएफ की कई विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक कॉमन द्वारा, और एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो समझाई गई है उसके द्वारा भी। तो अपन उस चीज का अध्ययन करेंगे आगे की क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों बने रहिए दिशा इराइज के साथ, और आप कंटिन्यू अपने वीडियोस देखते रहें, अपने दोस्तों की बताएं, और अपनी जो अध्ययन की गति है उसको निरंतर बढ़ाते रहें, बड़े आराम से समझते रहें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आपके सामने जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें अपना कमेंट डाल दीजिए, मैं उसको जरूर देखूंगा और आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।